देखिए, ये सारे लोग एक होकर अगर चिंता करते कि हम देश की उन्नति के लिए एक हो रहे हैं, भारत पिछड़ गई है, हम सब देश को आगे बढ़ाएंगे, तब इसका कुछ अंजाम निकलता। मगर अगर इन लोगों ने सोचा हुआ है कि हमार दुई को बबुआ का की हुई, तो आपको क्या लगता है ये सब देश की चिंता कर रहे हैं? ये अखिलेश जी बहुत देश की चिंता कर रहे हैं, ये सोनिया जी देश की चिंता कर रही, ये सब चिंता कर रहे हैं हमार बबुआ लोगों का क्या होगा। इसलिए ये सब हो रहा है। सब अभी शुरू नहीं, अभी तो आप ट्रेलर देख रहे हैं। देखिए 24 के चुनाव से पहले क्या होने वाला है। ये जो अखिलेश यादव जी राहुल गांधी जी की इतनी बड़ाई कर रहे थे, कल तो क्या क्या कह दिया अखिलेश जी को, मैं तो बोल भी नहीं सकता हूं। और वो आईपी सिंह जी क्या क्या बोल रहे हैं राहुल जी के लिए, बताइए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है आपस में। और ये चले थे बड़े एक होने के लिए। आप सबका स्वागत है, नमस्कार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले आज टीवी चैनल के ऊपर अभी जो दृश्य देखने को मिला है वो बहुत ही हृदय विदारक है, बहुत ही चिंताजनक है। अभी राजस्थान के बयाना, भरतपुर के बयाना में जो दृश्य आप सब ने देखा होगा, चैनल में अभी चल रहा है। एक ट्रैक्टर एक युवक के ऊपर, जिस युवक का नाम निरपत है, उस युवक के ऊपर चढ़ जाता है और युवक की वहीं पर तत्कालीन हत्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। विभत्स दृश्य है। ये केवल एक युवक की हत्या का विषय नहीं है, एक युवक की मृत्यु का विषय नहीं है। ये केवल एक ट्रैक्टर एक युवक के ऊपर चढ़ गया, राजस्थान के एक गांव और एक जिले का विषय नहीं है। ये आज पूरे राजस्थान का विषय है, ये आज कांग्रेस शासित राज्यों का विषय है। बताया गया है कि प्रियंका वाड्रा राजस्थान आज पहुंच रही है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते और पार्टी के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के नाते आज प्रियंका वाड्रा जी से यह डिमांड करता हूं कि इससे पहले वो जनसभा को संबोधित करे, ये जो हृदय विदारक दृश्य है भरतपुर का, हत्या हो रही है, सरेआम हत्या हो रही है, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे सामने है। ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, अनेक वर्षों की दो परिवारों के बीच लड़ाई, पुलिस में कंप्लेंट, उसके बावजूद हत्या। प्रियंका वाड्रा पहले उस गांव में जाए, पहले जाके उन पुलिसकर्मियों को, वहां के डीएम, वहां के एसपी और वहां के प्रशासन को सस्पेंड करके वो हिम्मत दिखाए कि वो केवल भाषण और स्लोगनिंग के लिए नहीं है, वो खड़ी हो सकती है। She has to project that she has the spine, she has the gall to visit Bharatpur, to visit the place where this gruesome incident, this gruesome murder has taken place only a while ago, and the video which has gone viral across the country and beyond is heart-wrenching. This is the call to Priyanka Vadra. प्रियंका जी, विषय तो बहुत ही गंभीर है जिस पे आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मगर दृश्य देखने के बाद अपने आप को रोका नहीं गया। इसलिए हमने आपसे यह चैलेंज दिया है कि आप पहले वहां जाएं। अब मैं विषय पे आता हूं। हिंदुस्तान की यह खूबसूरती है, लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि जब चुनाव आते हैं तो घोषणा पत्र आते हैं। घोषणा पत्र एक पुलिंदा होता है, जवाबदेही का घोषणा पत्र एक पुलिंदा होता है कि हम क्या करेंगे जनता के लिए, हम किस प्रकार से जनता को आगे उनके विकास के लिए काम करेंगे। अगर घोषणा पत्र आप लागू नहीं करते हैं, जिन राज्यों में आपने इससे पहले शासन किया, जिन राज्यों में इससे पहले आपने घोषणा की थी और वहां घोषणा पत्र लागू नहीं होता है, तो कभी आप खालिस्तान के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, तो कभी हमास के समर्थन पे खड़े हो जाते हैं। आज अशोक गहलोत खालिस्तान के समर्थन में उन्होंने बयान दिया है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आज हमास के समर्थक के रूप में पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में वो देखी जा रही है। आखिर हमास का समर्थन क्यों करना पड़ रहा है? आखिर खालिस्तान के समर्थन के पीछे अशोक गहलोत को क्यों जाना पड़ रहा है? एक ही शब्द है, तुष्टीकरण।
अगर घोषणा पत्र लागू किया होता हिमाचल प्रदेश में, अगर घोषणा पत्र लागू किया होता कर्नाटक में, तो आज खालिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं करना पड़ा होता, जिस खालिस्तान के कारण इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई। अभी एक विदेशी राष्ट्र में एक टैब्लॉइड गया था, इंदिरा गांधी की हत्या को सेलिब्रेट करने की कोशिश की थी। भारत के सरकार ने खड़े होकर उसका विरोध किया था, और आज एक कांग्रेस के सिटिंग मुख्यमंत्री खालिस्तान के लिए बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि घोषणा पत्र ना तो हिमाचल प्रदेश में लागू हुआ और ना ही कर्नाटक में लागू हुआ। मैं लेकर आया हूं घोषणा पत्र। हिमाचल प्रदेश में क्या घोषणाएं की थी, कर्नाटक में क्या घोषणाएं की थी, और अंततोगत्वा किस प्रकार से उनका हश्र, उनका अंजाम नकारात्मक रहा, वो इंप्लीमेंट नहीं हुए भी तो इस प्रकार से हुए कि मिलने के बदले देना पड़ा, लेने के बदले देना पड़ा। आप देखिए, जहां तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, जो सबसे बड़ी घोषणा की गई थी राहुल गांधी जी द्वारा और प्रियंका वाड्रा जी द्वारा, वो क्या थी? युवाओं को लेकर थी कि हम सत्ता में आएंगे, हिमाचल प्रदेश में पहली कैबिनेट की बैठक में 5 लाख युवकों को रोजगार दी जाएगी। 5 लाख युवकों को, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 20,000 नहीं, 25,000 नहीं, एक साथ 5 लाख युवकों को नौकरी दे दी जाएगी, और वो भी कोई 10-12 कैबिनेट में नहीं, पहली कैबिनेट में इसकी घोषणा होगी। कुछ नहीं हुआ। कई कैबिनेट की बैठक हो गई, लगभग 11 महीने की सरकार हो गई है, कुछ नहीं हुआ। आज का टैगलाइन है, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बड़ी घोषणा क्या थी प्रियंका वाड्रा जी द्वारा? प्रियंका जी, आप तो आज पहले हमारा चैलेंज भरतपुर वाला एक्सेप्ट करिए, और ये दूसरा चैलेंज मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपने हिमाचल प्रदेश में सीना ठोक के कहा था, आपने सर उठाकर कहा था हिमाचल प्रदेश में कि हम 22 लाख महिलाओं को 1,500 रुपए मुआवजा देंगे। 1,500 रुपए प्रति माह मुआवजा 22 लाख महिलाओं को। लाख तो ऐसे बोलते हैं जैसे पता नहीं। 5 लाख युवक, 22 लाख महिलाएं, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? 1150 रुपए और 1350 रुपए जो हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मुआवजा महिलाओं को दे रही थी, जो पेंशन दे रही थी, उसे बढ़ा करके 1,500 कर दिया। 1350 तो हम ही दे रहे थे। आपने कहा था अतिरिक्त 22 लाख महिलाओं को आप देंगे 1,500 रुपए। क्या हो गया? भुगतान क्यों नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कुछ नहीं हुआ। उल्टा 125 यूनिट जो फ्री जयराम ठाकुर जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में दे रही थी, उसे भी कैंसिल कर दिया गया। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कुछ नहीं हुआ। युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड स्टार्ट करेंगे, पहली कैबिनेट की बैठक में। और सब कुछ पहली कैबिनेट की बैठक में ही करने वाले थे। पहली कैबिनेट की बैठक में 680 करोड़ रुपए राहुल गांधी जी युवाओं को स्टार्टअप में देने वाले थे। अंजाम कुछ नहीं हुआ। और तो और प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी जी ने कहा था हिमाचल प्रदेश में जाकर के कि मोबाइल क्लिनिक से हर गांव में हम मुफ्त इलाज पहुंचाएंगे। हर गांव में मोबाइल क्लिनिक जाएगी। पहली कैबिनेट की बैठक में यह पारित हो जाएगी और गांव-गांव में जाके मोबाइल यूनिट काम करेगी। अंजाम कुछ नहीं हुआ। एक भी मोबाइल यूनिट, आप यहां मीडिया के सब वरिष्ठ लोग बैठे हैं, एक भी रिकॉर्डिंग करके लाके दिखा दीजिए कि कहीं मोबाइल यूनिट से वहां चिकित्सा चल रहा है। कुछ नहीं हुआ। पशुपालकों से हर दिन 10 लीटर दूध खरीदेंगे, 10 लीटर दूध खरीदेंगे। यह हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था। गूगल करके अभी निकालिए घोषणा पत्र। हम घोषणा पत्र लेके नहीं आए हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को हम ना छूते हैं, ना उस पर विश्वास करते हैं।
आप जरा रिसर्च कर लीजिएगा, लिखा हुआ था पशुपालकों से 10 लीटर दूध खरीदा जाएगा प्रतिदिन। कुछ नहीं हुआ। मैं तो आज युवकों से कहूंगा, युवकों आज आप ट्विटर में ये हैशटैग चलाइए, कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद 2 रुपए किलो गोबर भी खरीदा जाएगा। ये जो लोग गौवंश के खिलाफ थे, दबाव में आके इन्होंने कहा था दूध खरीदेंगे, गोबर खरीदेंगे, उसका भी स्टेटस कुछ नहीं हुआ। ये हिमाचल प्रदेश में स्टेटस है। और तो और हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सक्कू जी, उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री जी और प्रियंका वाड्रा जी ने जाके कहा था कि 63,000 पद अभी खाली है, सरकारी पद, उसमें 37,000 नए पद जोड़ करके 1 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, तत्कालीन दिया जाएगा। जैसे ही हम सरकार में आएंगे तत्क्षणात नौकरी दी जाएंगी। स्टेटस कुछ नहीं हुआ। कुल मिलाकर के ये सब कुछ नहीं हुआ कैटेगरी में। हिमाचल प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। अब कर्नाटक में क्या हुआ है इसकी कहानी भी आप सुनिए। आप तो जानते ही हैं, एक ही व्यक्ति के घर से 120 करोड़ रुपए 102 करोड़ रुपए निकल रहा है। ट्रांसपोर्टर, कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, जिसको देखो आज कर्नाटक में वो हड़ताल में है। घोषणा पत्र में क्या कहा था? घोषणा पत्र में कहा था कि शक्ति स्कीम लागू होगी, जिसमें महिलाओं के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्री होगा। इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई, नतीजा क्या हुआ? ओवर क्राउडिंग। जो लोग शांतिप्रिय तरीके से बस में महिलाएं जा पा रही थी वो आज जा नहीं पा रही। जो तनख्वाह मिलती थी बस ड्राइवर, कंडक्टर और उनके स्टाफ को, आज वो तनख्वाहें बंद पड़ी हैं, डिले हो रही है, तनख्वाहें नहीं जा रही हैं। कितना लॉस हो रहा है इसमें बड़े अच्छे से कर्नाटक की मैं अखबारों में देख रहा हूं। एस्टिमेटेड लॉस इज अराउंड 1,563 करोड़ रुपए फॉर दी KSRTC, कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का लगभग 1,600 करोड़ रुपए का नुकसान है। ठीक उसी प्रकार 770 करोड़ रुपए का BMTC का नुकसान है, 906 करोड़ रुपए का NWKRTC का नुकसान है और 810 करोड़ रुपए का KKRTC का नुकसान है। नुकसान ही नुकसान, इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। दूसरा, गृह ज्योति। हम बिल्कुल गृह ज्योति, हर घर में बिजली आ जाएगी, हर घर में मुफ्त बिजली देंगे गृह ज्योति। आज कर्नाटक में गृह अंधकार, ज्योति पहुंच नहीं रही है, बिजली पहुंच नहीं रही है और इस वादे के कारण आज अंधकार में कर्नाटक डूबा हुआ है। वो होता है ना, आप कुछ भी वो कोई आप दरखास्त लाते हैं कि मुफ्त मिलेगा तो उसमें एक एस्ट्रिक होता है, नीचे कंडीशन छोटे छोटे लिखे रहते हैं, जिनको माइक्रोस्कोप में पढ़ो तो जाके मालूम पड़ता है कि उसमें कंडीशन तो बड़े भयंकर थे। तो गृह ज्योति में भी एस्ट्रिक लगा करके ऐसे कंडीशन लगा रखे हैं कि किसी को गृह ज्योति योजना का लाभ कर्नाटक के अंदर आज कांग्रेस की सरकार में मिल नहीं रहा है। और नतीजा पावर कट, नतीजा टेक्निकल ग्लिच। आप में से कोई भी कर्नाटक में जाकर इस पर शोध कर सकता है। गृह लक्ष्मी योजना, 2,000 रुपए मंथली असिस्टेंस। जो महिला परिवार की हेड है उसको 2,000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से। राहुल गांधी जी ने भरी सभा में कहा था, पहली कैबिनेट की बैठक में लागू करेंगे कहा था। क्या हुआ है? क्या हुआ है? कंडीशंस अप्लाई कि पहले आप फैमिली के हेड बन जाइए, आधार कार्ड बदल दीजिए, टेक्निकली पहले अपने नाम को आप फैमिली के हेड के रूप में स्थापित कीजिए, ये वेरीफाई होगा, उसके बाद जाके असिस्टेंस देने का काम करेंगे। और अखबारों में क्या हेडलाइन छपा हुआ है, मैं हेडलाइन पढ़ देता हूं। कर्नाटक गवर्नमेंट पार्शियली सस्पेंड्स रजिस्ट्रेशंस फॉर गृह लक्ष्मी स्कीम। जो रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया आरंभ की थी उसे उन्हें बाध्यतम सस्पेंड करना पड़ा। इसलिए सस्पेंड करना पड़ा क्योंकि टेक्निकलिटीज जो थी वो मीट नहीं हो रही थी। तो आपने अनाउंस क्यों किया राहुल गांधी जी? पहले आपको टेक्निकल विषय पे साउंड हो। वैसे राहुल एंड टेक्निकलिटी ये तो एक साथ कभी जा ही नहीं सकते। वो समझते कहां है, वो समझते कहां है टेक्निकलिटी। ये तो आधार के विरोधी थे, ये तो जैम के विरोधी थे। आज कह रहे आधार में ठीक करो, जैम में ठीक करो।
तब गृह लक्ष्मी हम लागू करेंगे। इसके साथ साथ अन्य भाग्य योजना, हम 10 केजी चावल प्रति घर के हर सदस्य को 10 केजी चावल दिया जाएगा। आज क्या नतीजा है? दूसरे राज्यों ने भी कर्नाटक को मदद देने से इनकार कर दिया है। दूसरे राज्यों ने भी कहा है कि हम भी ये नहीं दे सकते हैं, आपको इसमें मदद नहीं कर सकते हैं। सारा का सारा ठीकरा केंद्र के ऊपर फोड़ने की कोशिश कर्नाटक की सरकार कर रही है। और जो 5 केजी चावल नरेंद्र मोदी जी की सरकार कोरोना के समय से दे रही है, उसकी भी एक्नॉलेजमेंट, even the Karnataka government is not acknowledging what the Modi government is doing of giving 5 kg free rice to every family. बंधुगण, इतना ही नहीं, युवा निधि 3,000 रुपए प्रति महीने कर्नाटक में जो अनएम्प्लॉयड युवक है उसको दिया जाएगा, और 1,500 रुपए प्रति महीने जो डिप्लोमा धारक युवक है उसको दिया जाएगा। 3,000 जो ग्रेजुएट है और 1,500 रुपए जो डिप्लोमा है। स्टेटस कुछ नहीं हुआ, नॉट इंप्लीमेंटेड। आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा स्टेटस लिखा हुआ है, नॉट इंप्लीमेंटेड। बंधुगण, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए किया है, और ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। हम जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, उन चुनावी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे मिजोरम में हो, उन चुनावी राज्यों में, तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी जाकर के ये जो विपक्षी दल है अपने घोषणा पत्र में जो लुभावने वादे करते हैं ताकि उन्हें वोट मिल जाएं, मगर उनका पालन नहीं करते हैं, इसका खुलासा भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में करेगी। और भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक के आज चैलेंज करती है, ऐसा कोई स्कीम नहीं है जो मोदी जी ने वादा किया है और डिलीवर नहीं किया है। हमने कहा था राम मंदिर बनेगा, बना। हमने कहा था घर में घुस के मारेंगे, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। जो हमने कहा है वो मोदी जी ने किया है। इसलिए लेट्स टेक दिस चैलेंज, जो हमने कहा है वर्सेस जो आपने कहा है। हमने किया है और वहां कुछ नहीं हुआ है। मगर इन सबसे पहले प्रियंका गांधी, प्रियंका वाड्रा जी से मेरी गुजारिश है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव विषय है, मेरी गुजारिश है कि भरतपुर वाले विषय में तुरंत वो भरतपुर के लिए रवाना हो और वहां जाके प्रशासन को सस्पेंड करे, वहां जाके गहलोत जी की तरफ से क्षमा याचना करे। और खालिस्तान पर भी जो गहलोत जी सोचते हैं, क्या वही गांधी परिवार सोचती है? हमास पर तो क्या सोचती है वो हम जानते हैं, मगर खालिस्तान पर जो अशोक गहलोत सोचते हैं, क्या वही प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी सोचते हैं? इसका जवाब भी आज प्रियंका वाड्रा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। आरोप लगाया कि वो वादे पूरे नहीं करती। मल्लिकार्जुन खड़गे कई दिनों से एक आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र की जो एक आपने प्रचार के लिए जो एक अभियान शुरू किया है, उसमें रथ का इस्तेमाल, उसमें अधिकारियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि यूपीए के समय इस तरह बहुत कार्यक्रम चलाया गया था, भारत का ध्यान, और तब उस वक्त भी उन्होंने ऐसा किया। नहीं देखिए, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, आपको क्या लगता है ये अपना काम नहीं करे? यही तो चल रहा था इस देश में इतने वर्षों तक। इस देश में क्या चल रहा था? खुलेआम चोरी लूट हो रही थी। कांग्रेस के लोग राज्यों को एटीएम की तरह इस्तेमाल करते थे, घरों में करोड़ों रुपए स्टैश करके रखते थे। आज क्या हो रहा है? आज ये पैसे कर्नाटक से उठा करके तेलंगाना भेज रहे हैं चुनाव के लिए। एटीएम के रूप में कर्नाटक का प्रयोग हो रहा है। और क्या ईडी और सीबीआई हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे? जब हम डिबेट में जाते थे तो हमें याद है, आप ही के चैनलों के एंकर हमें पूछते थे, व्हेन विल दिस कंट्री चेंज? कब ये देश बदलेगा? कब यहां पर पॉलिटिशियंस भी पकड़े जाएंगे? पकड़े जा रहे हैं, तो अब रोना धोना क्यों है? चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। एक और अलग सवाल है, जो प्रचार प्रसार होता है उसको राजनीतिकरण करने की कोशिश हो रही है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, जो इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं नौकर साहब योजनाओं में, जो प्रचार प्रसार का जो रखा
जो गवर्नमेंट स्कीम्स के प्रचार के लिए तो वो इसी में जाके बोले इस विषय को, उनको अगर ऐसा लगता है तो। कल प्रधानमंत्री ने विजयदशमी के मौके पे कहा था कि कास्टिज्म और जो रीजनलिज्म जो लोग फैला रहे हैं उनको खत्म करना है, लेकिन उसके बाद जो ऑपोजिशन के रिएक्शंस आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर ये सब बात करते हैं तो वो क्यों किसी कास्ट स्पेसिफिक किसी को रिजर्वेशन दे देते हैं या उनके लिए कोई स्कीम लेकर आ जाते हैं और एक तरफ बात करते हैं कि कास्टिज्म खत्म करना है। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अपीजमेंट और किसी को एम्पावर करना। एम्पावरमेंट और अपीजमेंट में डिफरेंस है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उन्होंने हमेशा से ही, जब से यह देश आजाद हुआ, उनकी एक ही नीति रही है, अपीजमेंट, जिसको हिंदी में तुष्टीकरण कहते हैं। और जहां से भारतीय जनता पार्टी का शासन शुरू हुआ, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो 6 वर्ष की, या फिर 9.5 वर्ष की मोदी जी की सरकार रही हो, अपीजमेंट हमारे शब्दकोश में नहीं है, तुष्टीकरण हमारे शब्दकोश में नहीं, जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, किस रूप से एक गरीब को उसका हक मिले, उसका एम्पावरमेंट, जिसको हिंदी में सशक्तिकरण कहा जाता है, उसके सशक्तिकरण के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। सम्मिलित उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि देश को मजबूत सरकार चाहिए, लेकिन एक पार्टी की बहुमत वाली सरकार नहीं चाहिए। मतलब यदि शासक की स्थायी रहेगा तो फिर सब देश मजबूत। नहीं, कल तो मैं सुन रहा था आशीष सेल्लार जी को। आशीष सेल्लार जी ने उद्धव ठाकरे जी के लिए बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया। वो कांग्रेस हृदय सम्राट हैं। उनके पिताश्री हिंदू हृदय सम्राट होते थे, अब उद्धव जी कांग्रेस हृदय सम्राट है। तो स्वाभाविक है, ये सारे लोग तो चाहते ही खिचड़ी बने, सब मिल बांट के खाएं, खिचड़ी सरकार बने, परिवार की सरकार बने, यही वो चाहते हैं। मगर देश की जनता ऐसा होने नहीं देगी और कांग्रेस हृदय सम्राट को बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगा। Serious allegations have been leveled on Mahua Moitra, and tomorrow the ethics committee will meet. But then we spoke to the lawyer Jayant Bhatra. She said that she is bullied. She has always been bullying me, and she has filed fake complaints against me. So you know that tomorrow when the case comes up with the ethics committee, everything will be clear. And Mahua is always Mahua, since the day one of this controversy, has been saying this. BJP is attacking me because I have raised questions on their links with Adani. How do you see this? See, as far as this whole issue is concerned, I would reserve my comment for a later date, because as rightly pointed by you, the thing is in front of, the matter is in front of the ethics committee, and I should not breach that. Because let the ethics committee investigate, let the ethics committee come out with a report, and let us all know what the truth is, which we are all awaiting eagerly. Let me not cross the line of commenting before the ethics committee comments. समीर जी, अपोजिशन ने ब्लॉग बनाया था, कहा था कि 2024 के चुनाव में बीजेपी की सरकार को हराएंगे, एक सीट पे पूरा अपोजिशन एक कैंडिडेट देगा। लेकिन मध्य प्रदेश में ही ये जो राज्यों का चुनाव हुआ उसमें सहमति नहीं बन पाई। मध्य प्रदेश में पहले जहां कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट उतारा, अब जेडीयू भी उसमें अपने कैंडिडेट उतार दिया। ऐसे ही होने वाला है। आपको क्या लगता है, ये सारे लोग एक होकर के भारत माता कैसे आगे बढ़ेगी इसकी चिंता कर रहे थे क्या? देखिए, ये सारे लोग एक होकर अगर चिंता करते कि हम देश की उन्नति के लिए एक हो रहे हैं, भारत पिछड़ गई है, हम सब देश को आगे बढ़ाएंगे, तब इसका कुछ अंजाम निकलता। मगर अगर इन लोगों ने सोचा हुआ है कि हमार दुगो बबुआ का की हुई, तो आपको क्या लगता है ये सब देश की चिंता कर रहे हैं? ये अखिलेश जी बहुत देश की चिंता कर रहे हैं, ये सोनिया जी देश की चिंता कर रही, ये सब चिंता कर रहे हैं हमार बबुआ लोगों का क्या होगा। इसलिए ये सब हो रहा है। सब अभी शुरू नहीं, अभी तो आप ट्रेलर देख रहे हैं। देखिए 24 के चुनाव से पहले क्या होने वाला है। सड़क पे लड़ाई होगी, दर्शक दीघा में हम और आप बैठ के देखेंगे। समीर जी, मेरा सवाल है। समीर जी, हाँ जी सर। राजस्थान में भी तो आपकी एनडीए की घटक दल है जननायक जनता पार्टी, उसने भी अपने कैंडिडेट उतार दिए, उनको किसकी चिंता है? नहीं, हम सड़क पे लड़ रहे हैं क्या? हम किसी के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं क्या? देखिए, राजनीति में एक सिविलाइज तरीका होता है। ये जो अखिलेश यादव जी राहुल गांधी जी की इतनी बड़ाई कर रहे थे, कल तो क्या क्या कह दिया अखिलेश जी को, मैं तो बोल भी नहीं सकता हूं। और वो आईपी सिंह जी क्या क्या बोल रहे हैं राहुल जी के लिए, बताइए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है आपस में। और ये चले थे बड़े एक होने के लिए। दिस मैरिज इज नॉट पॉसिबल। दिल्ली के प्रदूषण एनसीआर रीजन में पोल्यूशन फिर से बढ़ा है। दिस पॉलिटिक्स ओवर पोल्यूशन हैज इंक्रीज्ड। नाउ दिल्ली गवर्नमेंट इज क्लेमिंग कि
the top officials हैं, they are not coming to the key meetings of opposition, and they are wanting the NCCSA to ask these government officials to deliver. Also, the NCR states to coordinate over this issue. देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी से पूछिए, वो बोल रहे थे हमारी सरकार पंजाब में आ जाएगी, दिल्ली में आ जाएगी तो हम सब कुछ एकदम दिल्ली स्वर्ग जैसे बन जाएगा। कुछ पेरिस या लंदन कुछ बोला तो था उन्होंने, ऐसे बन जाएगा दिल्ली, पॉल्यूशन भी कंट्रोल हो जाएगा, पराली जलेगी नहीं पंजाब में, सब कुछ हम कमाल कर देंगे। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप आज पूछिए जो बाइडन के ऊपर धर देंगे लेके कि सब कुछ उनके लिए हुआ, अमेरिका में हमारी सरकार आएगी तब जाके ये दिल्ली ठीक होगा। तो इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल जी को संभालना, उनके प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि वो घड़ी घड़ी रंग बदलते हैं। सर ये किसी से अभी जो सवाल था कि सपा ने तो कैंडिडेट उतारे ही, कांग्रेस के अंदर भी हम देखें तो दिग्विजय और उनके बीच, कमलनाथ के बीच जो उनके कैंप में काफी वार चल रहा है, दूसरे की बात काट रहा है, और कांग्रेस में भी एक जुटता नहीं दिखाई दे रही, खासतौर पर मध्य प्रदेश। नहीं, कांग्रेस में तो, अरे कांग्रेस में क्या है, मैं तो सुनने में हम लोग को ये भी आ रहा है और आप लोगों के माध्यम से आ रहा है कि परिवार में भी एकजुटता नहीं है। लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि प्रियंका की राहुल, इसमें भी लड़ाई चल रही है। अब बताइए, आप ही बताइए, भविष्य कौन होना चाहिए? प्रियंका वाड्रा भविष्य होनी चाहिए या राहुल गांधी होना चाहिए? ये भी आजकल इस पे भी बहुत चर्चाएं चल रही है। ऐसा हम लोग को आप लोगों के माध्यम से सुनने को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विक्रमजीत सिंह है, he is saying that visa services should continue with Canada. How do you react to that? I would not react to that because this is an issue out of the purview of a party. This is an issue of the government. This is an issue which is a serious business which should be discussed at high levels of the ministry, not by a spokesperson over here in a press conference. Thank you.